हमारे सभी किसान नेता, खापों के प्रधान, सामने पंडाल में बैठी हुई माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान भाई, सारे किसान बंधु, हमारे संचालक महोदय, सभी को हाथ जोड़ के और सिर झुका के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, सिर्फ छोटी छोटी 4-5 बातें आपसे साझा करनी है। एक बार बात शुरू करें उससे पहले एक निवेदन है कि हम सब में कितना जोश है, ये मीडिया को दिखाने के लिए और मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएंगे, ताकि ये पता चले कि सिंगू बॉर्डर में बैठे किसानों में कितना जोश है। दोनों हाथ ऊपर करके हर कोई नारे लगाएगा, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुजुर्गों, कई साल पहले जब अपने बुजुर्गों के पास बैठते थे तो वो कहते थे कि भाई कलयुग आने वाला है, तो उनसे पूछते थे कलयुग क्या होता है, तो वो कहते थे आने वाला समय बता देगा कि कलयुग क्या होता है। और आज के देश के हालात, मुल्क के हालात देख के लगता है कि जो बात हमारे बुजुर्ग कई साल पहले कहते थे उनकी बात आज सच साबित हो गई है, और आज पूरे देश में, पूरे मुल्क में कलयुग आया हुआ है। और ये मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस वाले ये कलयुग लेके आए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कलयुग आ गया है क्योंकि पिछले 6 महीनों से देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। 400 किसानों की शहादत हो चुकी है, लाखों किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं। उसके बावजूद किसानों के लिए एमएसपी गारंटी नहीं दी जा रही है। जब एमएसपी कानून की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि 2011 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो खुद इन्होंने कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक रिपोर्ट उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजी थी। और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में मुख्यमंत्री मोदी ने लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। उस समय इन्होंने लिखा था कि यदि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आज 10 साल बाद जब ये देश का किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जब ये अन्नदाता उसी एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहा है तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मोदी सरकार ने पहले कहा था कि यदि ये सरकार में आए तो नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देने की बात तो दूर, पिछले 1 साल में इस मोदी सरकार के कलयुग में 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। हमारे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा पिछले 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचा दिया है मोदी सरकार ने। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार कहती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है। आज के ये हालात है कि किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में चले जाइए, आपको ऐसा कोई चौराहा नहीं मिलेगा जहां पे हमारे मजदूर भाई लाइन बना के खड़े हैं और वो प्रवासी मजदूर आज किसी रोजगार के अभाव में अपने गांव में वापस जा रहे हैं। उनको ये पता है कि उन गांव में, बिहार में, यूपी में, गांव में उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन इस मोदी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया, ये लॉकडाउन लगा के कि आज प्रवासी मजदूर यहां से लाइनें लगा के अपने राज्यों में वापस जाने पे मजबूर है। मोदी सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास बजट नहीं। आज हमारे देश के लोग
ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन तो वो चीज है जिसके ऊपर हर मनुष्य का अधिकार है, हर पशु पक्षी का अधिकार है, हर प्राणी का अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार के काल में उस ऑक्सीजन की भी काला बाजारी, जमाखोरी इतनी जम के हुई कि हमारे देश में हजारों लोगों की जानें चली गई सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने के कारण। और वो बात आपको याद होगी, अभी मेरे से पहले किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल आपको वो बात बता रहे थे। पिछले साल जिन छोटे छोटे बच्चों ने, बच्चियों ने अपनी गुल्लक तोड़ के 2000, 5000, 10,000 रुपए पीएम केयर फंड में दिए थे, आज वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, फूल जैसे बच्चे बच्चियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने पिछले साल अपनी पेंशन में से रुपए बचा के पीएम केयर फंड में दिए थे, लेकिन आज हमारे देश के बुजुर्ग ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं। आरटीआई के जरिए मेरे भाइयों तक जवाब मांगा गया कि वो पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, तो मोदी सरकार ने आरटीआई के जरिए जवाब देने से मना कर दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि वो पीएम केयर फंड का पैसा भी मोदी सरकार ने बंगाल चुनाव में खर्च कर दिया अपने प्रचार के लिए। तो एक तरफ तो किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, आम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ आज के दिन हमारी और आपकी खून पसीने की गाठी कमाई से 20,000 करोड़ रुपए लेके प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिल्ली में नया बंगला बन रहा है। वो 20,000 करोड़ रुपए किसी राजनेता के नहीं है, वो 20,000 करोड़ रुपए इस देश के किसानों, जवानों, नौजवानों, मजदूरों की खून पसीने की गाठी कमाई का पैसा है। हमारे और आपके लिए इनके पास पैसा नहीं, और 20,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री मोदी के लिए नया बंगला बन रहा है। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से राजनेताओं के ऐशो आराम के लिए, उनकी मौज के लिए नया संसद भवन बन रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। और मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, छोटी छोटी दो बातें आपसे और कहेंगे। एक बात जो समझने की है कि एक बीजेपी के नेता के घर कई एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। जिस व्यक्ति ने उस बीजेपी नेता की पोल खोली, जिस व्यक्ति ने बीजेपी नेताओं के ऊपर सवाल उठाए, उसी व्यक्ति को उठा के जेल में ठूस दिया गया। लेकिन एम्बुलेंस अपने घर में खड़े करने वाले बीजेपी नेता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह कलयुग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसानों को, हमारे सहयोग करने वाले सामाजिक संगठनों को, ये बीजेपी आरएसएस वाले कभी आतंकी बताते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन आज जब देश के आम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, तो इस देश के किसान ने, इस देश के अन्नदाता ने सामाजिक संगठनों के सहयोग को लेके हमारे देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन की मशीनों का भी इंतजाम किया है। कल के ही दिन 4 ऑक्सीजन की मशीनें आई थी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं यूनाइटेड सिख संगठन का कि उन्होंने 4 मशीनें यहां भेजी। वो किसानों के लिए थी, आम लोगों की सेवा के लिए थी। हम पूछना चाहते हैं इन बीजेपी आरएसएस वालों से कि इन्होंने क्या किया है? क्या इन्होंने किसी व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है? क्या इन्होंने किसी आदमी के लिए ऑक्सीजन मशीन मुहैया कराई है? नहीं कराई है। इनके लोग तो एम्बुलेंसों को अपने घरों में जमा कर रहे हैं, इनके लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं, और हमारे देश के किसान, जवान, नौजवान मर रहे हैं। और मेरे भाइयों, एक अंतिम बात, अभी बंगाल में तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है। सिर्फ 1 महीने की मेहनत थी किसान मोर्चा की, और जो बीजेपी बंगाल में 200 प्लस सीटों का दावा करती थी, वो 77 सीटों पर सिमट गई।
यूपी के पंचायत इलेक्शनों में 3,500 में से बीजेपी की मात्र 650 सीटें आई। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। यदि बीजेपी वाले नहीं संभले, यदि बीजेपी वाले नहीं सुधरे, यदि इन्होंने तीनों काले कानून वापस नहीं लिए, यदि इन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया, तो संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले दिनों में मिशन यूपी शुरू करेगा। और 6 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उनमें इनका ऐसा हाल कर देंगे, उनमें बीजेपी वालों का ऐसा हाल कर देंगे कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने की बात तो दूर, यूपी में बीजेपी के विधायकों की जीतने की बात तो दूर, यूपी के गांवों में ऐसा माहौल बना देंगे कि ये बीजेपी के नेताओं को वोट मांगने के लिए भी गांव में नहीं घुसने देंगे, इनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे, इनका ऐसा हाल बना देंगे। और हमारे देश का इतिहास है, जो राजनीतिक पार्टी यूपी से साफ हो जाती है, फिर वो पूरे देश की राजनीति से साफ हो जाती है। तो यदि ये बीजेपी वाले नहीं सुधरे तो इनका पूरे देश से सफाया कर देंगे। और एक अंतिम बात, यहां के प्रशासन को, मेरे से पहले तल्लेवाल जी भी वो बात बोल के गए थे, जो हमारे लोकल भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं आंदोलन में, जो अपने घर दे रहे हैं, अपने बाथरूम दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, जो हमें छत दे रहे हैं, यहां का लोकल प्रशासन, सोनीपत का प्रशासन उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। 10-10 लाख के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें तोड़ने की धमकी दी जा रही है। हम प्रशासन को सिर्फ एक चेतावनी देना चाहते हैं, पहली और आखिरी चेतावनी है, यह किसान समाज स्वाभिमानी समाज है। जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है, यदि उनके ऊपर कोई आंच आई तो हम तन मन धन से उन लोगों के सहयोग में खड़े हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये जिला प्रशासन उन लोगों को अकेला समझने की भूल ना करे। अगर अकेला समझने की भूल करेगा तो हरियाणा सरकार को और जिला प्रशासन को बड़ा महंगा पड़ेगा। अंत में कुछ नारे लगा दो, दोनों हाथ ऊपर करके, जैसे आपने पहले नारे लगाए थे। किसान एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालक महोदय से माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी।